नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 17 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिवीजन्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर था गुजरात ने इसकी शुरुआत की है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक बिल, नेशनल होम्योपैथिक विधेयक 2020 में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल सदस्य होंगे 20। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र सिंह बघेल द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो पंजाब इस तरीके का शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। दोस्तों, यह है 16 सितंबर के क्विक रिविजन्स का सेशन। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर हुए हैं मालदीव के साथ। कौन सा देश संयुक्त राज्य के आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक निकाय का सदस्य बना है? तो यह बना है भारत। भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए देश निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे देश के लिए कंट्री कंट्रीब्यूटर बने हैं टेको कोनिशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को, जो कि हरियाणा के आईएएस ऑफिसर हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल के फाजिन गैस मिली है, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करने में अब तक की सबसे अहम खोज माना जा रहा है? तो यह मिला है शुक्र ग्रह पर। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों, आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस निकाय को विमान विधेयक 2020 के माध्यम से सांविधिक निकाय में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी निकायों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें नागर विमानन महानिर्देशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो शामिल है। विधेयक का उद्देश्य विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना है। विधेयक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 3 निकायों नागरिक उड्डयन निर्देशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को संवैधानिक निकायों में परिवर्तित करेगा। इन निकायों का उद्देश्य का नेतृत्व एक महानिर्देशक करेगा, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के बारे में। तो डीजीसीए जिसे कहा जाता है, इसका गठन 1997 में किया गया था तथा यह नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है, हवाई अड्डों को प्रमाणित करता है और पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस प्रदान करता है एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के मामलों में समन्वय करता है। अब आपको बताते हैं BCAS के बारे में, जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ICAO के शिकागो सम्मेलन में अनुलग्नक 17 का कार्यान्वयन प्राधिकरण यह है। अब बताते हैं विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के बारे में, जो है AAIB। इसका गठन 2011 में किया गया था तथा इसका गठन ACAO के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुपालन के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए एम्स की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे किया जा रहा है दरभंगा, बिहार में, जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल के सोनीपत के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना और बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को मंजूरी दे दी है। दरभंगा में नए एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। इसके पूरा होने में लगभग 4 साल लगेंगे। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और इसका उद्देश्य तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने और भारत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 2 घटक हैं, जिनमें एम्स की तरह संस्थानों की स्थापना करना और सरकारी मेडिकल कॉलेज या संस्थानों का उन्नयन करना शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से कितने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में इसे मंजूरी दे दी गई है। बताते हैं इसके बारे में। तो 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 पास कर दिया गया है। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। आइए आपको बताते हैं इससे क्या फायदा और इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद और उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, साथ ही किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और खरीद बढ़ेगी, साथ ही किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना की राज्य विधानसभा ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करना चाहता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि यह बिल किसानों और राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बिल में निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। यदि विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तो यह राज्य विद्युत विनियम आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में राज्यों की भूमिका को छीन लेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने आईसेट के मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को पहले आईसेट विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में 12 सदस्यों को टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, जो है विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड। आइए जान लेते हैं आईसेट के बारे में। तो इसका लोगो है योग कर्मस्य कौशलम और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इंजीनियर्स डे के अवसर पर आईसेट विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 प्रदान किए हैं। उन्होंने आईसेट अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को यह पुरस्कार दिए हैं। आईसेट विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार पहली बार पेश किए गए हैं तथा इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस पर मेधावी संकायों को मान्यता देना है। उन्होंने 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी बात की। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। तो जुलाई 2020 में सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। आइए जान लेते हैं आईसेट के बारे में। तो यह नवंबर 1945 में गठित एक वैधानिक निकाय है तथा यह शिक्षा मंत्रालय, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, इसके अंतर्गत आता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कैपेक्स योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। बताते हैं इसके बारे में। तो कैपेक्स योजना के तहत जम्मू कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू जिले के मरहा ब्लॉक के पंचे जासवान में किया गया है तथा कार्यक्रम का उद्देश्य घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत किसानों को न्यूनतम 3 फलदार पौधे लगाने होंगे जिनकी लागत 90% और सब्सिडी पर 200 रुपये है। किसानों को उन सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रदर्शन किया गया है जिसे कीटों और बीमारियों को दूर करने के लिए इन फलों के पौधों को घरों के पिछवाड़े एरिया में लगाने समय अपनाया जाना चाहिए। आइए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के विषय में। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसमें लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और के साथ सीमा साझा करता है और इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। आइए इनके जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में ये जो जिले मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं ये कश्मीर घाटी के जिले हैं और साथ ही पुंछ, कुपवाड़ा, ये सब जिले
ये सभी जिले जम्मू के जिले हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर जिलों का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन ये सारे जम्मू और कश्मीर के जिले हैं, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही लेह और कारगिल को भी मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, इनके क्षेत्र को आप आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इस समिति का नाम है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय और किस देश के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है? तो यह किया है अमेरिका के साथ में, जो कि 10वां है। भारतीय और अमेरिका के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए अवसर सृजित करना है। अगला प्रश्न है, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं इजराइल, UAE और बहरीन। इजराइल, UAE और बहरीन ने 26 साल में पहले अरब इजराइल शांति समझौते अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है तथा UAE और बहरीन ने हाल ही में इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की घोषणा की है। मिस्र 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश बना था। उसके बाद जॉर्डन 1994 में बना था और हाल ही में UAE और बहरीन इस तरीके के देश बने हैं। समझौते के अनुसार दोनों देश इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। आइए आपको बता देते हैं इजराइल, UAE और बहरीन के बारे में कुछ विशेष बातें। तो यहाँ पर मैंने देश का नाम, जिसमें इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और बहरीन, इन तीनों ने अब्राहम समझौते पर सहयोग किए हैं। इनके स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल मध्य पूर्व एशिया में, संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया में और बहरीन फारस की खाड़ी का एक देश है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, UAE की राजधानी आबू धाबी है और बहरीन की राजधानी मनामा है। यहाँ की मुद्राएं इजराइल शकेल, संयुक्त राज्य अमीरात की दिरहम और बहरीन की दीनार है। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, मोहम्मद बिन राशिद अल मकूम संयुक्त राज्य अमीरात के और खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ये बहरीन के खलीफा हैं। यहाँ के राष्ट्रपति की बात कर लेते तो इजराइल के राष्ट्रपति रेवन रिवेलिन हैं और संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। BWF ने किस देश में होने वाले थॉमस कप और उबर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा, डेनमार्क में ये कप होने वाले थे। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि उबर कप किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये बैडमिंटन से संबंधित है। आइए बताते हैं विश्व बैडमिंटन संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। कोलालमपुर में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष पॉल एरिक लॉर्सन है। अगला प्रश्न, आइए बात कर लेते हैं डेनमार्क के बारे में। तो आप सभी को डेनमार्क के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक स्कैंडिनेवियन कंपनी है और कोपेनहेगन समझौता जो है, जो जलवायु से संबंधित है, वो अभी डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है और यहाँ के प्रधानमंत्री मैट्रे फ्रेडस्केन है। आपको यहाँ की आउटर बॉडीज़ के बारे में याद रखना होगा। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी इसके हिस्से हैं। साथ ही इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन, जर्मनी इसके पड़ोसी देशों में है। किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यह सिकुड़ेगी 9% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। आइए आपको बताते हैं S&P के बारे में। तो S&P ग्लोबल अमेरिका की एक ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक जेम्स मैग्रेक है और इसके CEO डगलस पीटरसन है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बन गई है? तो पहली कंपनी थी रिलायंस और दूसरी कंपनी बन गई है TCS। TCS के बारे में बता दें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तरीके की दूसरी कंपनी बन गई है। TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और MD राजेश गोपीनाथन है। अगला प्रश्न, पेटीएम फर्स्ट गेम्स
PFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। जानते हैं इनके बारे में। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे थे एक क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। सदाशिव पाटिल अंतर्राष्ट्रीय करियर में तो उन्होंने केवल एक ही मैच खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में एक दशक से ज़्यादा समय तक वे सक्रिय रहे हैं। 1955 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 दिसंबर 1955 को डेब्यू किया था। माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे लिखा है गौरी खान ने। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना ही सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? तो इसे लिखा है इश्तियाक अहमद। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स बनाए गए हैं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।